ओके, तो माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट हो गया था, तो अब हम लोग एपिडेमियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली एपिडेमियोलॉजी क्या है कि कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं, कोई भी डिजीज के पैटर्न को पढ़ रहे हैं, वो किस हिसाब से फैल रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उसको हम लोग एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि अब ये एपिडेमियोलॉजी क्या हुआ, क्यों हमको पढ़ना है, और जो साइंटिस्ट इसको पढ़ते हैं तो ऑब्वियस है कि जो साइंटिस्ट पढ़े उसको हम लोग एपिडेमियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो मेनली क्या करते हैं कि इसमें किसी भी डिसऑर्डर या डिजीज का पैटर्न पढ़ते हैं, मेनली कम्युनिकेबल डिजीज। तो अब हमको क्यों पढ़ना चाहिए ये डिसऑर्डर्स या डिजीज, तो इसका बहुत सारा कारण है। मान लीजिए कि कोई एक डिसऑर्डर्स आया, डिजीज आया अभी, जैसे कोविड आया। तो मान लीजिए अगर कोविड बस आया और वैसे ही रहता, इसके बारे में कोई नहीं पढ़ता। अब नहीं पढ़ता दैट मीन्स कि कैसे ये फैल रहा है, किस हिसाब से फैल रहा है, तो कैसे वैक्सीन निकलता, इसको किसी ने पढ़ा होगा, किसी हिसाब से पढ़ा होगा, तभी पता चला कि नहीं ये जो बीमारी है वायरल है, किसी ने पढ़ा होगा, इसीलिए उसको पता चला कि ये वायरल डिसऑर्डर्स है। दूसरा क्या हुआ कि मान लीजिए कि ये लोग अब लॉक कर देते, मीटिंग काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं ये लोग। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी डिसऑर्डर्स हो रहा है या डिजीज हो रहा है, तो उसके पैटर्न्स को लोग पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए अभी कोविड आया था 2019 लास्ट में कोविड आया, कोरोना आया। तो अब ये जो कोविड आया, इसके स्टडी को, इसके डिस्ट्रीब्यूशंस को अगर कोई नहीं पढ़ता, तो कैसे पता चलता कि कम्युनिकेबल है, हाईली कम्युनिकेबल है, एक दूसरे के बगल से तुरंत में फैल जा रहा है, बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। तो किन्हीं कोई एक लोग पढ़े होंगे कि अच्छा ये वायरल डिजीज है, इस एक वायरस के कारण ये बीमारी हो रही है, पहला स्टडी ये किया होगा। दूसरा स्टडी क्या किया होगा कि ये सांस के द्वारा फैल रहा है, एयरबोर्न टाइप का डिसऑर्डर्स है या कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स है, थोड़ा सा भी टच में फैल जा रहा है, तो ये पैटर्न्स को किसी ने पढ़ा होगा। फिर बीच बीच में हम लोग क्या करते हैं, लॉकडाउन लगा देते हैं उस पैटर्न को तोड़ने के लिए कि लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, ज्यादा से ज्यादा लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इसीलिए बीच बीच में क्या करते हैं, लोग को जिनको हो जाता है उनको हम आइसोलेशन में भेज देते हैं, या फिर बीच बीच में हम उसको लॉकडाउन कर देते हैं। जैसे अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जैसे ही लॉकडाउन कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ लोग नहीं रह रहे हैं, या फिर वो एक चेन टूट रहा है, चेन टूटने के लिए बीच बीच में 1 डे का या 1 मंथ का लॉकडाउन कर देते हैं, ताकि लोग कम एक दूसरे के साथ मिले। तो ये जो टोटल पैटर्न्स है, इसको पूरा पैटर्न्स वाली चीज को पढ़ने को, स्टडी करने को ही एक साइंस है जिसको हम लोग एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब इससे बहुत सारा फायदा है, कोई भी बीमारी के बारे में आप पढ़ सकते हैं, उसका फुल डिटेल्स निकाल सकते हैं, किस पैटर्न में बढ़ रहा है, किस किस चीज से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, किस किस मैटर में आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो आप बीमारी से बच सकते हैं ऑब्वियस। जैसे अभी कोविड के बारे में इतना ज्यादा लोग स्टडी किए, फिर उसका वैक्सीन आया, लॉकडाउन लगा जाता है ताकि उस मतलब उतना जो तेजी के साथ जो बढ़ रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत है किन्हीं को? नो मैम। अब क्यों चाहिए, खैर आपको इतना थोड़ा तो इंट्रो पार्ट्स में समझ में आ गया होगा कि आपको क्यों चाहिए, बट थोड़ा और एप्लीकेशंस एग्जाम में पूछ देगा, इसका एप्लीकेशंस क्या है, तो इसका यूजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। तो एपिडेमियोलॉजी का मेनली क्या है कि कोई भी बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्टली, जैसे कि मान लीजिए कोई बीमारी है, तो इनिशियली जब होता है कोई भी बीमारी आपके बॉडी में जब भी होगा, तो टेम्परेचर चेंज सबसे पहला जो कोई चीज दिखता है आपके बॉडी में, वो आपका टेम्परेचर रेज हो जाता है, राइज करता है आपके बॉडी का टेम्परेचर। तो नॉर्मली जो टेम्परेचर है उससे 2-3 डिग्री बढ़ गया, ज्यादा बढ़ गया या और ज्यादा बढ़ गया, तो फर्स्टली कुछ पहला सिम्टम्स आपको दिखता है कि आपको फीवर हुआ है। तो अब कोई भी चीज फीवर हुआ है तो सभी में फीवर हुआ है। अब टाइफाइड है तो उसमें भी फीवर है, मलेरिया है तो उसमें भी फीवर है, तो दोनों में हाई फीवर है। अब आप कैसे क्लिनिकल सिंड्रोम्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो फिर और ज्यादा आप पढ़ेंगे इस बीमारी के बारे में, फिर आपको पता चलेगा कि टाइफाइड में क्या हो रहा है कि हार्ट रेट कम हो रहा है, इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। बट आप जब मलेरिया का पूरा सिंड्रोम्स के बारे में पढ़ेंगे, एपिडेमियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे आप जानेंगे कि एपिसोड्स में चीजें हो रही हैं, कभी ठंडा लग रहा है, कभी गर्म लग रहा है,
कभी स्वेटिंग का फेज है। तो अब क्लिनिकल सिंड्रोम से आपको पता चल गया कि ये जो सिम्टम्स है ये मलेरिया के हैं और ये आपके जो सिम्टम्स है वो टाइफाइड के हैं। तो कोई भी क्लिनिकल सिंड्रोम्स को पहचानने के लिए होने लगा। अभी सबसे माइन्यूट जो चल रहा है कोविड चल रहा है, तो कोविड और कॉमन में क्या, कॉमन कोल्ड जो हो रहा है लगभग सेम है, तो फिर क्या दिक्कत हो रही है दोनों में? तो कहीं बहुत सारा जो फर्स्ट कोविड आया था तो उसमें बहुत सारे सिम्टम्स आपने देखा। कोविड के बारे में काफी ज्यादा जानकारी आपको पता है, 2 साल से सिर्फ आप वही देख रहे हैं, वही झेल रहे हैं, तो उसका टोटल चीज आपको पता है। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना हो गया कि हाँ ये जो फ्लू था जनरली 1-2 दिन में खुद ही रिजॉल्व हो रहा था, बट ये जो कोविड है वो थोड़ा लंबा चल रहा है। प्लस इसका पोस्ट बहुत जो बाद का चीज है, पोस्ट वाला चीजें हैं वो काफी ज्यादा बहुत लोगों में भयंकर भयंकर चीजें हो रही हैं। तो ये सब चीज से आप सिंड्रोम से आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। पहला अभी क्या हो रहा है कि अभी जो कोविड है, जो नया वाला वेरिएंट है, उसमें आपको ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि लगभग दोनों में सेम है, कॉमन कोल्ड में और ये नया वाला कोविड में। तो अभी क्या है कि लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो सिंड्रोम्स अलग होगा ही, तो फिर आप चेक करवाने जाते हैं। तो ये सब टोटल जो चीजें हो रही हैं, तो उसमें क्या है कि अलग अलग सिंड्रोम्स को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक तरह से बीमारी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या किस वजह से बीमारी हो रही है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उसके बाद अब ये टोटल चीज पढ़ के कि किस पैटर्न में फैल रहा है, कैसे कंट्रोल करें, तो रिस्क फैक्टर को आप एस्टिमेट कर लेते हैं कि इसमें कितना रिस्क है। बहुत ज्यादा रिस्क है तो कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिए, भाई एक दूसरे से मिलो ही नहीं, फैलेगा ही नहीं, तो उस रिस्क को हम पहले ही भाप लेते हैं। उसके बाद रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हम इस चीज के लिए क्या किए, लॉकडाउन लगा दिए। तो उससे क्या हुआ कि मॉर्बिडिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट दोनों डिक्रीज हो गया। लोग बाहर नहीं निकले तो एक दूसरे के साथ संपर्क में नहीं आए, तो एक दूसरे से इन्फेक्टेड नहीं हुए, तो जो बीमारी होने का डर था या मरने का डर था उसको हम कम कर दिए गए। या किस फैक्टर की वजह से हो रहा है, मान लीजिए एक कंपनी में बहुत लोग काम कर रहे हैं, कोई एक कोविड फैक्टर्स निकल गया, किन्हीं को भी एक कोविड निकल गया तो सभी को फैल जाएगा। तो इसीलिए क्या किया, 10% अटेंडेंस कर दिया, 50% अटेंडेंस कर दिया। तो अभी कम से कम क्या है कि काम नहीं रुक रहा है, बट क्या है कि 100 लोगों में फैल भी नहीं रहा है, 100% लोगों में, मतलब जितना काम करें सभी रिस्क में नहीं है, आधे लोग ही हैं रिस्क में। तो ये सब चीज को रिड्यूस किया, एक्सपोजर को रिड्यूस करने के लिए एपिडेमियोलॉजी को पढ़ा जाता है। अब ये टोटल पैटर्न हम पढ़ लिए, कैसे बीमारी फैल रहा है पढ़ लिए, किस वजह से फैल रहा है पढ़ लिए, तो हम उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं ऑब्वियस। अब आप आराम से टोटल चीज आपके पास आ गया, कोविड से कैसे बचाव करें हम जानते हैं, तो अब क्या करेंगे, आराम से प्रिवेंट कर सकते हैं इस बीमारी को, तो आप इजिली इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक में कोई क्वेश्चन है कि नहीं को? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब प्रिवेंट करने के लिए क्या आएगा, ट्रीटमेंट्स आएगा, वैक्सीन आएगा, तो उस पर साइंटिस्ट लोग काम करेंगे। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट उनको बता देते हैं कि हाँ इस एक बीमारी का कोविड है तो वायरस के कारण बना है, तो इसका अप्रोप्रिएट वैक्सीन वायरस से बनेगा। तो अब ट्रांसमिशन को रिड्यूस हो गया, आपके पास ट्रीटमेंट आ गया, आपके पास वैक्सीन आ गया, तो एक्सटेंट ऑफ बीमारी जो जिस तेजी के साथ फैल रहा है उसको आप कम कर सकते हैं। या कोई भी बीमारी का एक नेचुरल हिस्ट्री रहा हो या फैमिली बैकग्राउंड रहा हो तो उसको आराम से ट्रीट कर सकते हैं एपिडेमियोलॉजी के द्वारा। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत? नो मैम। अब नेक्स्ट आता है एपिडेमियोलॉजिकल मेजरमेंट। तो अब ये जो मेजरमेंट है कैसे मेजर करेंगे एपिडेमियोलॉजी को, तो फर्स्टली कैसे करते हैं, जनरली कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग डिजीज कंडीशन में हैं, कितने लोग डिसेबल्ड हैं, तो इन सब चीजों से हम लोग इसको मेजर करते हैं, फर्टिलिटी से, तो ये हम लोग इसको मेजर करते हैं, इसको पैमाना है, इस पे हम लोग इसको मेजर करते हैं, मापते हैं। तो अब ये मोर्टेलिटी रेट, मरने का डर, डर कितना है, तो जैसे कि मान लीजिए मोर्टेलिटी रेट अभी सबसे ज्यादा कोविड चल रहा है, तो आपने वहां पे देखा होगा चार्ट्स, कितने लोग मर गए, कितने जिंदा है, कितना एक्टिव है, सभी के मोबाइल में ये आते रहता है। या फिर आप क्या बोलते हैं उसको, आरोग्य सेतु, आरोग्य सेतु है ना, वहां पे भी आप देख सकते हैं, या फिर कोविड का अलग से भी ऐप रहता है, तो वहां पे भी ये चार्ट्स आप देख सकते हैं। तो मोर्टेलिटी मेजरमेंट्स कैसे कर सकते हैं, बहुत सारा अलग अलग जगह तरह से कर सकते हैं। एक तो क्रूड डेथ निकालिए कि 1000 पॉपुलेशंस में पूरे साल में कितना लोगों को कोविड हुआ है, या फिर कोई भी सारा बीमारी से कितने लोग मरे। ये स्पेसिफिक निकालिए कि जितना लोग मरे हैं, टोटल लोग मान लीजिए 500 लोग मरे हैं,
कोई स्पेसिफिक ग्रुप का भी निकाल सकते हैं या कॉमन निकाल सकते हैं, कोई स्पेसिफिक सेक्स का निकाल सकते हैं। तो उसमें फिर आप देखिए कि सिर्फ कोविड की वजह से कितने लोग मरे हैं। मान लीजिए अभी यहाँ पे 1000 लोग मरे हैं, ठीक है, लेकिन उस 1000 में सिर्फ कोविड से कितना मरे हैं, तो स्पेसिफिक डेथ रेट निकालिए, फिर आपको पता चल जाएगा कौन बीमारी कितना ज्यादा वाइटल्स है। तो इन लोग को सिर्फ डेटा चाहिए होता है, कौन बीमारी कितना खतरनाक है, किस प्रोपोर्शंस में मर रहा है लोग, तो इसके सभी सभी अलग अलग मॉर्टिलिटी रेट्स हैं। उसके बाद दूसरा है सर्वाइवल रेट्स, ये तो मरने का है, कितने लोग बच रहे हैं। अभी आपको बोल रहा है कि अभी नया वेरिएंट जो है उसमें मतलब इन्फेक्शन तेजी के साथ हो रहा है, बट सर्वाइवल रेट ज्यादा है, इसमें लोग बहुत कम मर रहे हैं पिछले बार की तुलना में। तो अब कैसे पता चला कि सर्वाइवल रेट ज्यादा है? कुछ ना कुछ स्टडी किए होंगे, कहीं ना कहीं से डेटा लिए होंगे कि हाँ कितना लोग मर रहा है। तो आपको अभी पता चला कि अभी सिर्फ लोग ग्रस्त होते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, तो सर्वाइवल रेट्स बहुत कम लोग मर रहे हैं, सर्वाइवल रेट्स बहुत अच्छा है अभी का, तो ज्यादा है। तो अभी ये जो पढ़े होंगे तो इसको किसी न किसी ने लोगों ने स्टडी किया होगा, तभी उनको पता चला कि अभी का बीमारी का सर्वाइवल रेट ज्यादा है बरसते जो कोविड पहले का था। तो उसी से हम लोग निकालते हैं सर्वाइवल रेट कैसे रहते हैं। कोई एक पर्टिकुलर बीमारी का निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं, सभी का फॉर्मूला रहता है। उसके बाद दूसरा है मॉर्बिडिटी मेजरमेंट। तो मॉर्बिडिटी पहले भी हम लोग ये सब टर्मिनोलॉजी पढ़ चुके थे। तो मॉर्बिडिटी में क्या है कि डिजीज कंडीशंस वाला चीज। मॉर्बिडिटी मतलब कितने लोग बीमार हैं, अभी वो ना ठीक हुए हैं ना मरे हैं, बीमार कंडीशंस में है, ठीक भी हो सकते हैं और मर भी सकते हैं। तो अब मॉर्बिडिटी में डिजीज कंडीशंस में लोग कितने हैं, तो ये टोटल वाला चीज ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, हेल्थ वाले जगह पे हम लोग शायद ये पढ़े हुए। तो उसमें एक और दो चीज आता है, इंसिडेंट रेट और प्रिवेलेंस रेट। तो इंसिडेंट रेट क्या होता है कि नया बीमारी कहीं पे भी हुआ, 1000 पॉपुलेशंस में अगर नया बीमारी कोई भी चीज होता है, ये बीमारी एक्यूट भी हो सकता है जनरली। तो अब यहाँ पे क्या है कि नया बीमारी हुआ कोई भी जगह पे, जैसे कि मान लीजिए कोविड, पहले हमारे देश में कभी नहीं हुआ इससे पहले। हाँ, उसका नया वेरिएंट हुआ था, सार्स हुआ था, लेकिन कोविड नया था हमारे लिए। तो 2019 में ये इंसिडेंट रेट इसका निकाले होंगे, कितना लोगों को ये ग्रसित किया इंसिडेंट रेट, तो ये नया बीमारी के लिए लगता है। लेकिन अभी इसका प्रिविलेंस रेट निकालेगा, क्योंकि अब हमारे देश में ये आ चुका है, ये नया केसेस, इसका नया वेरिएंट रहे या पुराना वेरिएंट रहे, तो अब ये लाइक क्रोनिक डिसऑर्डर्स के लिए मेनली निकालते हैं। तो अब ये दो वर्ड है यहाँ पे, एक्यूट एंड क्रॉनिक। तो एक्यूट मतलब जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है, और क्रॉनिक जो काफी लंबा समय के लिए रहता है। तो ये दोनों आपको थोड़ा डेफिनेशंस में आ सकता है कि व्हाट इज इंसिडेंट रेट एंड व्हाट इज प्रिवलेंस रेट। तीसरा है कि अब ये यहाँ पे तो हम लोग मेथड्स थोड़ा पढ़ेंगे, किस मेथड से हम लोग एपिडेमियोलॉजी निकालते हैं। तो अभी एपिडेमियोलॉजी का अपने जो इंट्रो पार्ट्स पढ़ा, वहां पे आपने पढ़ा कि ये एक पैटर्न है, पैटर्न को स्टडी करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ा है कि एक पैटर्न को स्टडी करते हैं, ये टोटल चीज को पढ़ा, कंट्रोल करते हैं, डिजीज के बारे में पूरा चीज पढ़ते हैं, तो उसको ही हम लोग एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम कैसे पढ़ें, मेथड्स क्या क्या है एपिडेमियोलॉजी का। तो पहला मेथड है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या करते हैं, डिटेल स्टडी निकालते हैं, टोटल शुरू से उसका इतिहास हम पढ़ डालते हैं, किसका, बीमारी का। तो अब ये शुरू से हम फुल्ली डिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे किसी डिसऑर्डर्स का, किसी डिजीज का। तो क्या क्या पढ़ेंगे, टाइम डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ते हैं, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ते हैं, एंड पर्सन डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ते हैं। तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशंस कहने का मतलब है कि वो बीमारी किस एक पर्टिकुलर टाइम में तेजी के साथ फैल रहा है। कोई एक ऐसा बीमारी हो सकता है कि उसका एक खास समय में तेजी के साथ फैल रहा हो, उसके बाद वो नॉर्मल हो जा रहा हो, या फिर प्लेस कहीं एक ज्यादा कोई एक ज्योग्राफिकल एरिया में वो बीमारी तेजी के साथ फैल रहा हो, दूसरे में नहीं फैल रहा हो। तीसरा पर्सन, किस एक खास पर्सन को, किस स्पेसिफिक एज ग्रुप का आदमी है, या किसी सेक्स का आदमी है, स्पेसिफिक सेक्स का आदमी है, या किसी खास ऑक्यूपेशंस का लोग है, उसमें वो बीमारी तेजी के साथ फैल रहा हो। अब ये कैसे होगा, मान लीजिए कि फूड पॉइजनिंग का ही हम एपिडेमियोलॉजी को ही पढ़ रहा है, तो फूड पॉइजनिंग मेनली टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, तो उस समय ज्यादा हो सकता है फूड पॉइजनिंग जब हमारे क्या बोलते हैं बैक्टीरिया वायरस तेजी के साथ बढ़ रहे हो। तो कब, जनरली मानसून वाला सीजन में, जब रेनी सीजन हो रहा हो,
रेनी सीजन में तेजी के साथ वो लोग ग्रोथ करता है, फंगाई बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करता है, तो हो सकता है वो बीमारी उस वक्त ज्यादा फैल रहा हो, ठंड में कम हो रहा होगा क्योंकि कम हो सकता है टेम्परेचर कम की वजह से वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हो। तो किसी एक का टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ सकते हैं, इस टाइप से टाइम डिस्ट्रीब्यूशन किसी बीमारी का पढ़ते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं कि कब वो चीज ज्यादा बढ़ रहा है, कब कम बढ़ रहा है, उस हिसाब से अभी पढ़ के क्या फायदा होगा। मान लीजिए टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में हमको पता चला कि ये बीमारी गर्मी में तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो हम पहले से प्रिजर्वेटिव मेथड्स कुछ यूज कर सकते हैं, कुछ भी प्रिवेंशन हम ले सकते हैं, पहले से ही हम वो चीज कर लें। दूसरा है प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन। हमको पता है स्टडी के दौरान हमको पता चल गया किसी एक जोग्राफिकल एरिया में ये बीमारी बार बार हो रहा है, तो फिर पढ़ेंगे क्यों हो रहा है। मान लीजिए यहीं पे बार बार बीमारी हो रहा है, तो क्यों हो रहा है बीमारी। या फिर अभी आप देखे होंगे कि जो डेटा है कोविड का, तो उसमें आप देखे होंगे जो मेट्रोज सिटी है वहां पे बहुत ज्यादा तेजी के साथ ये बीमारी हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां सभी लोग बहुत क्या कंजेटिव प्लेस है, बहुत क्या बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर रह रहे हैं, मतलब बहुत कम जगह पे लोग रह रहे हैं, तो इसलिए वो बीमारी बहुत तेजी के साथ फैल रहा होगा। लेकिन अभी गांव में है तो गांव में वो कम बीमारी फैल रहा है क्योंकि लोग आराम से रह रहे हैं, खुले वातावरण में रह रहे हैं, तो मे भी ये एक काउज हो सकता है। फिर पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, किसी एक खास ऑक्यूपेशंस में वो बीमारी तेजी के साथ फैल रहा हो। मान लीजिए कि कोई एक बीमारी है, एलर्जी वाला प्रॉब्लम है, एलर्जी का प्रॉब्लम है, तो एलर्जी कहाँ हो सकता है, कोई भी धूल मिट्टी वाले जगह पे एलर्जी हो सकता है, जिनको जिस वजह से एलर्जी होगा। तो मान लीजिए वो एलर्जी जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बाहर में कोई काम कर रहा है या उनका पेशा ही है बाहर में काम करने का, तो उस एक खास ऑक्यूपेशंस की वजह से सभी को एलर्जी हो रहा होगा। तो ये फिर ये टोटल स्टडी करते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट कि टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये तीनों जो कंप्लीट डिटेल्स है डिजीज के बारे में, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट आता है एनालिटिकल और फिर है एक्सपेरिमेंटल। एनालिटिकल्स में क्या करते हैं कि हम लोग एडवांस में पढ़ते हैं, ये तो चलिए ठीक है, फील्ड वर्क है, पर्सन के बारे में पढ़ना, ये जिसके बारे में पढ़ना, प्लेस के बारे में पढ़ना, टाइम के बारे में पढ़ना। बट दूसरा आता है एनालिटिकल। यहाँ पे क्या करते हैं कि बड़े बड़े टूल्स पे पढ़ते हैं, बड़े बड़ी मशीनरीज पे पढ़ते हैं। अब ये मशीनरीज सोफिस्टिकेटेड हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है। तो एनालिटिकल में क्या करते हैं कि मान लीजिए कि चलिए पैटर्न पढ़ लिए, सभी कुछ पढ़ लिए, आगे क्या करना है, हमको देखना है पैटर्न पर्सन से नहीं पता चलेगा कि वो वायरल है, वायरल में भी कौन सा वायरस है, आरएनए वायरस है, डीएनए वायरस है, बैक्टीरियल है तो ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम निगेटिव है, ग्राम में पॉजिटिव में कौन सा काइंड ऑफ बैक्टीरिया है। तो उसको स्टडी के लिए ऑब्वियस हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत है, या इसी टाइप का और भी एडवांस टूल्स की जरूरत है, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। तो एडवांसमेंट जहाँ पे भी आता है या जहाँ पे भी हम टूल्स का यूज करते हैं, एनालिटिकल टाइप के यूजेस करते हैं, तो उसको हम लोग एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ गया एक्सपेरिमेंटल, जहां हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अभी एक्सपेरिमेंट किस पे करेंगे, तो बड़े एनिमल्स पे तो आप कर नहीं सकते, तो आपको स्मॉल एनिमल्स पे करना पड़ेगा। वो चाहे कोई भी रोडेंट्स हो सकता है, माइस हो सकता है, रैट्स हो सकता है, हैमस्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गिनी पिग हो सकता है, पिग हो सकता है। तो इन सब चीजों पे जो भी हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि हाँ ये जो नया चीज है ये इस पे क्या इफेक्ट कर रहा है, या एलर्जी ही हो रहा है तो एलर्जी का इस पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ये टोटल स्टडी जो हम स्मॉल एनिमल्स पे करते हैं लैबोरेटरीज में, उसको एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो मैम। उसके बाद नो मैम। एक और चीज आता है फैक्टर्स कि नया चीज पढ़ना है आपको कि फैक्टर्स क्या क्या इन्वॉल्व है कम्युनिकेबल डिजीज में। तो पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज। तो जो बीमारी एक दूसरे के साथ फैले उसको कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। अब ये डिजीज जो फैल रहा है उसको फैलने में क्या क्या फैक्टर्स चाहिए, तो उसको टोटल चीज को हम पढ़ेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सभी कुछ चाहिए, इन्फेक्टियस एजेंट, रिजर्वियर, रूट ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, रूट ऑफ एंट्री और ससेप्टिबल होस्ट, ये सभी कुछ चाहिए। तो अब कैसे चाहिए, तो सबसे पहले कोई भी बीमारी हो रहा है तो बीमारी का जड़ कुछ ना कुछ तो होगा ऑब्वियस। तो किससे हो रहा है, तो कोई भी माइक्रोब्स के कारण होगा। अब ये माइक्रोब्स कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, वटेवर कुछ भी हो सकता है। जैसे मलेरिया हो रहा है तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम के कारण हो सकता है, प्लाज्मोडियम ओवेल के कारण हो सकता है,
टाइफाइड है, सैल्मोनेला टाइफी के कारण हो सकता है, चिकन पॉक्स है तो वेरिसेला जुस्टर के कारण होता है। तो कोई ना कोई काउजेटिव एजेंट है, उसको कारण है उसका, ऐसे कुछ भी चीज नहीं हो रहा है, कोई ना कोई कारण की वजह से हो रहा है। तो जिस वजह से हो रहा है, जिस एक माइक्रोब्स की वजह से वो बीमारी हो रही है, उसको बोलते हैं इन्फेक्टियस एजेंट। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो मैम। No, ma'am. जाने आपकी जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो एक दूसरे के साथ फैलता है। ठीक है, तो आप उसके नए होस्ट हैं। मान लीजिए आप अभी एकदम तंदुरुस्त हैं, ठीक है, आप थोड़ा देर पहले गए कहीं किसी से मिलने, तब तक आप फिट है, दूसरा कोविड पेशेंट है, आपको पता नहीं चला या इवन उसको भी नहीं पता है कि उसके पास उसको कोविड है, आपने उसको मिला और वहां से क्या हुआ, चलिए यहीं तक रहिए कि आप वहाँ दोनों मिले एक दूसरे के साथ। तो अब यहाँ पे क्या है कि वो आदमी जिसके पास ऑलरेडी में इन्फेक्टेड है उसको, तो उसके अंदर क्या होगा, ऑब्वियस इन्फेक्टेड है वो आदमी तो ऑब्वियस है कि उसके अंदर माइक्रोब्स होगा, कोरोना वायरस होगा। अगर कोविड से वो ग्रसित है तो उसको कोरोना वायरस होगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि जहां पे इन्फेक्टियस एजेंट पहले से प्रेजेंट है, नया आदमी को इन्फेक्ट करने के लिए, उसके लिए वो भंडार है, रिजर्वियर है, उसके लिए इन्फेक्टियस एजेंट का वो घर है। तो आप जिससे मिलने जा रहे हैं, अभी तक आप स्वस्थ है, लेकिन जिससे आप मिलने जा रहे हैं वो पहले से ग्रसित है, तो उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स होंगे, जो भी होंगे। तो अब वो माइक्रोब्स का वो घर है, आप उससे मिलने गए। यहाँ तक में आपको समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक में? No, ma'am. नो मैम। इससे आप इन्फेक्ट हो रहे हैं, वो रिजर्वियर है उस एक इन्फेक्टियस एजेंट का। अब उससे जो आप मिलने गए, आप कैसे इन्फेक्ट होंगे? तो उस रिजर्वियर से माइक्रोब्स को बाहर निकलना पड़ेगा, ऑब्वियस, विदाउट बाहर निकले तो आपके अंदर आ नहीं सकता। तो जिस रूट से वो बाहर निकले उसको हम लोग बोलते हैं रूट ऑफ एग्जिट। अब वो मान लीजिए बगल में जैसे ही आप गए वो खांस दिया, तो मुंह उसका रूट ऑफ एग्जिट हो गया माउथ, या फिर स्नीज कर दिया, छींक दिया, तो नोज हो गया। तो जिस विधि से भी निकलता है आपके पास आने के लिए, जिस साइड से भी वो इन्फेक्टेड होस्ट से गेट आउट होता है, बाहर निकलता है वो रिजर्वियर से इन्फेक्टियस एजेंट, उसको हम लोग बोलते हैं रूट ऑफ एग्जिट। मूवी गए होंगे सभी लोग, तो वहां पे 2 दरवाजा रहता है, एक एग्जिट करने के लिए अलग रहता है, मूवी खत्म होता है तो एग्जिट करने के लिए अलग दरवाजा होता है, एंट्री का अलग होता है। तो एग्जिट जिससे आप निकल रहे हैं, एंट्री जहां से आप एंटर कर रहे हैं। तो सेम यहाँ पे भी होता है कि उस रिजर्वियर जहां वो आदमी है जो इन्फेक्टेड आदमी है, उससे वो इन्फेक्टेड एजेंट जैसे ही बाहर रहे, जिस मेथड से जिधर से भी निकले, उसको हम लोग रूट ऑफ एग्जिट बोलते हैं। तो जनरली क्या होता है कि रूट ऑफ एग्जिट इधर कुछ कोई भी चीज यूरिन के थ्रू हो सकता है, स्टूल के थ्रू हो सकता है, या स्नीजिंग कर सकते हैं आप, कफिंग कर सकते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कौन सा बीमारी है, किस वजह से वो फैल रहा है। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक का बीमारी है, सांस वाला बीमारी है, तो ऑब्वियस खांसेंगे, छींकेंगे, उसी से बीमारी फैलेगा। तो ये है रूट ऑफ एग्जिट, बाहर निकल गया। अब वो बीमारी आपके पास आएगा, तो उसके लिए उसको मोड ऑफ ट्रांसमिशन चाहिए, कोई ना कोई विधि से आपके पास पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? तो 2 तरह से पहुंचता है, जिस टाइप से भी पहुंच जाता है उसको बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन इधर डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है। तो डायरेक्ट है तो ऑब्वियस कोई भी वाया मीडिया इंटरमीडिएट की इसको कोई जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्टली हो गया। डायरेक्टली कैसे हुआ? आप जैसे उस आदमी के पास गए, वो आदमी ने स्नीच कर दिया, छींक दिया या कफिंग कर दिया, तो डायरेक्ट आप ले लिए तुरंत। या फिर आप क्या किए कि उससे आप जाके गले मिले, वो स्नीच किया होगा, उसके बॉडी पे माइक्रोब्स होगा, आप जाके उससे हक कर लिए, गले मिल लिए। तो उसमें क्या हो गया कि डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन टच में आपके पास वो चीज आ गया, वो माइक्रोब्स आ गया। या दूसरा विधि क्या हो सकता है? ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन, प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसमिशन। ये किस में होगा? तो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उसमें अगर कोई भी तरह की कम्युनिकेबल डिजीज है तो हो सकता है वो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में भी चला जाए। तो डायरेक्ट हो गया, प्लेसेंटा से माँ और बच्चे दोनों एकदम डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन। या फिर पर्सन टू पर्सन, आप डायरेक्टली जाके हाथ मिला लिए, गले मिल लिए, वटेवर, तो उससे पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट टच में आए। दूसरा क्या हो सकता है? इनडायरेक्ट मोड्स। आपको पता है कि चलो ये पहले से पता है कि कोविड पेशेंट है, आप बस मिलने गए हैं, तो मिलने गए हैं तो ठीक है, आप दूर ही बैठे हैं, लेकिन वो क्या है कि स्नीजिंग बहुत बार किया है, हवा में वो चीज हो सकता है,
तो अब एयर के थ्रू आप में फैल गया, आपने उस वहीं पे सांस लिया तो एयर के थ्रू वो चीज फैल सकता है, या उसका कोई सामान आपने छू लिया, वहां पे कोई भी सामान रखा हुआ है जग वग, तो आपने उसी जग में पानी पी लिया, ग्लास से पानी पी लिया, तो वेकल बोर्न हो सकता है, या कोई भी वेक्टर बोर्न हो सकता है। कोई भी मान लीजिए पहले से वो ग्रसित है बीमारी से, कोई एक मच्छर आके आपको भी काट लिया, जो मच्छर उसको काटा हुआ था, तो किसी आर्थ्रोपोड्स के कारण भी फैल सकता है। तो इनडायरेक्ट है, डायरेक्टली आप उस इन्फेक्टेड आदमी के टच में नहीं आए, लेकिन आपको हो गया बाय इनडायरेक्ट मोड्स, कोई वाया मीडिया के थ्रू हो गया। ठीक है, अब एक और चीज है रूट ऑफ एंट्री। तो अब जहां से वो माइक्रोब्स आपके अंदर आ रहा है, दैट इज रूट ऑफ एंट्री। रूट ऑफ एग्जिट, जहां से पुराने होस्ट से वो आपके जहां से निकला वो है रूट ऑफ एग्जिट, और आप में जिस मेथड से जा रहा है दैट इज रूट ऑफ एंट्री। मतलब न्यू होस्ट में जो जिधर से भी एंटर कर रहा है जिस बॉडी पार्ट से, उसको रूट ऑफ एंट्री बोलते हैं जनरली। अब कहाँ से जाएगा, कुछ खा रहे हैं माउथ से चला गया, सांस ले रहे हैं नाक से चला गया, तो ये है हमारा रूट ऑफ एंट्री। एक और चीज है ससेप्टिबल होस्ट एंड रिस्क फैक्टर। अब आपको चलिए माइक्रोब्स चला गया, रूट ऑफ एंट्री उसने, रूट ऑफ एग्जिट उसके लिए मान लीजिए उसने खांसा होगा तो माउथ होगा, और आपने डायरेक्ट गले मिल लिया तो डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, और वो कहाँ चला गया, आपने सांस लिया वहीं पे, आपके नोज से रूट ऑफ एंट्री में चला गया। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत में कोविड हो जाएगा, ऐसा अभी जरूरी नहीं है। तो क्या होगा, तो फर्स्टली ये डिपेंड करता है आपके इम्यूनिटी पे। इम्यूनिटी पे कैसे डिपेंड करेगा, आपका इम्यूनिटी अगर बहुत अच्छा है तो वो उससे फाइट कर लेगा, और आपके इम्यूनिटी पावर गिर जाएंगे तो बीमारी नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, तो अब यहाँ पे क्या है कि अभी आप ससेप्टिबल हैं, संदेह के घेरे में, जैसे आप उससे मिल के आए तो आप संदेह के घेरे में हो गए, तो जरूरी नहीं कि वो बीमारी आप में हो गई, उसको इनक्यूबेट करने के लिए इनक्यूबेशन पीरियड की जरूरत है। तो अभी आपको बोलते हैं ससेप्टिबल होस्ट, आप हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। और जो एक फैक्टर ये संदेह को बढ़ाए उसको बोलते हैं रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, टाइमोलॉजी है कुछ, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। ओके Okay, ma'am. Thank you.